हिंद अग्निवीर फौजियों। तो चलो शाम के 7 बज चुके हैं और रोज शाम 7 बजे हम लोग इंडियन आर्मी का अग्निवीर आर्मी परीक्षा पेपर बनाते हैं। आज भी हम लोग अग्निवीर आर्मी परीक्षा का पेपर करेंगे। बिल्कुल ऐसा पेपर आएगा 17 अप्रैल को, जैसा पेपर आने वाला है बिल्कुल सेम बनाएंगे। आर्मी जीडी ट्रेडमैन 17 अप्रैल 2023 आर्मी ऑनलाइन परीक्षा, बिल्कुल वैसा ही पेपर करेंगे जैसा आपका 17 अप्रैल 2023 को आर्मी परीक्षा में पेपर देखने को मिलेगा। ध्यान में रखेंगे, आप सभी का जो पैटर्न है वो लगभग आप सबको मालूम है, पर ध्यान रखना है जीके के 15 सवाल, जीएस के 15 सवाल, मैथ के 15 सवाल और रीजनिंग के 5 सवाल, टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। और आपको जो आज 50 क्वेश्चन बनवाया जाएगा वो आपका 17 अप्रैल 2023 आर्मी परीक्षा के बिल्कुल सेम पैटर्न पर बनवाया जाएगा। तो चलिए जल्दी से सारे लोग एक एक बार क्लास को शेयर कर दो, जल्दी से अपने सभी दोस्तों तक, सभी लोग जो है शेयर कर लेंगे। इसके साथ साथ सभी लोगों को क्लास को, सेशन को जो है लाइक कर लेनी है, जिन्होंने भी अभी तक भी लाइक नहीं किया है। और सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। याद रखना है कि रोज दोपहर 1 बजे और रोज शाम 7 बजे 2 क्लास हो रहा है। 1 बजे इंडियन आर्मी का जीके जीएस का और रोज शाम 7 बजे इंडियन आर्मी का मॉडल टेस्ट पेपर का। तो 1 बजे और शाम 7 बजे इन दोनों क्लास में सभी लोगों को जरूर जुड़ना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं कि आदि जैन ग्रंथ की भाषा क्या थी। व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ आदि जैन टेक्स्ट। जो जैन टेक्स्ट है, जो जैन ग्रंथ थी, उनकी भाषाएं क्या थी। संस्कृत थी, प्राकृत थी, पाली थी या अपभ्रंश थी। ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो सभी याद रखिएगा, देखिए कि आदि जो भी जैन ग्रंथ हैं, इनकी जो भाषा थी ये क्या थी। तो जैन ग्रंथ की जो भी भाषाएं थी वो प्राकृत थी, ठीक है। और पाली जो थी याद रखिएगा ये आपकी बौद्ध ग्रंथों की भाषाएं थी, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पे, तो याद रखना है प्राकृत किसकी होगी, तो प्राकृत होगी जैन ग्रंथों की। और बाकी जो बौद्ध ग्रंथ थी उनकी भाषा क्या थी, तो उनकी भाषा पाली थी, सभी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि वेदों के संकलन करता है। कंप्ले यहाँ पे दिया हुआ देखो, कंप्लेयर ऑफ वेदास कौन थे। वाल्मीकि थे, वेद व्यास थे, संकर्षण थे या फिर पतंजलि थे। वेदों के संकलन करता कौन थे, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो चलिए सबको बताने की कोशिश करें। तो याद रखिएगा वेदों के जो संकलन कर्ता के रूप में देखो वेद व्यास को जाना जाता है, ठीक है। वेदों के संकलनकर्ता के रूप में किन्हों, तो वेद व्यास को जाना जाता है, सभी को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि ये देखो आपका कि महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है। महर्षि गौतम इज रिलेटेड टू विच फिलोसफी। सांख्य से, योग से, न्याय से या फिर वैशेषिक से। जो आपके देखो महर्षि गौतम थे वो किस यहाँ पे आपके किस फिलोसफी से संबंधित है, किस यहाँ पे बताना किस दर्शन संबंधित है, ये जो आपसे यहाँ पे पूछा गया। तो सभी याद रखिएगा, देखिए कि महर्षि गौतम जो थे वो किस दर्शन से संबंधित है, तो ये देखो आपकी न्याय दर्शन से संबंधित है महर्षि गौतम है। सबको याद रखिएगा महर्षि गौतम जो है ये देखो आपके न्याय दर्शन से संबंधित थे, सभी याद रखिएगा, ठीक है। आंसर जो आपकी सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि युगादि 9 वर्ष पर्व है। युगादि न्यू ईयर फेस्टिवल नेपालियों का, भूटानियों का या फिर दक्षिण भारतीयों का। जो युगादि है वो किसका 9 वर्ष पर्व है, ये जो है आपसे यहाँ पूछा गया है। नेपालियों का है, भूटानियों का है, गुजरातियों का है या फिर दक्षिण भारतीयों का है। तो याद रखिएगा जो युगादि है ना, ये देखो आपका दक्षिण भारतीयों का जो है त्योहार है, ठीक है। सभी याद रखिएगा युगादि जो है ये आपका दक्षिण भारतीयों का 9 वर्ष त्योहार है। किसका है, तो साउथ इंडियंस का, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा डी जिसका भी आंसर है बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि ये देखो आपका कि कौन सा स्थान ब्रह्मा का मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है। विच प्लेस इज फेमस फॉर ब्रह्मास टेम्पल एंड कैटल फेयर। पुष्कर, सोनपुर, सूरजकुंड या फिर उज्जैन। कौन सा ऐसा स्थान कि देखो आपकी ब्रह्मा के मंदिर और पशुओं के मेला के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो सबको याद रखिएगा, देखिए वो कौन सा है, तो वो है देखो आपका यहाँ पे राइट आंसर का क्या होगा। चलिए सबको बताने की कोशिश कीजिएगा। तो आंसर क्या होगा, देखो इसका आंसर हो जाएगा सोनपुर। याद रखिएगा सोनपुर जो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। सोनपुर को बोलते हैं, सभी याद रखिएगा कि ब्रह्मा का मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए जो प्रसिद्ध है वो आपका सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि देखो यहाँ पे इसको एक बार याद लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ए हुआ, इसको बी कर लीजिएगा सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है देखो यहाँ पे झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है। वेयर डज शिमला ऑफ झारखंड को। हजारीबाग को, नेतरहाट को या फिर देखो आपकी यहाँ पे बोकारो का या फिर देखो रांची को। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है कि झारखंड के शिमला के रूप में जो है किसे जानते हैं। चलिए सही बताइएगा कि झारखंड के शिमला के रूप में जो है किसे जाना जाता है। सभी को आंसर करनी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी को बतानी है। क्वेश्चन आ रखा है देखो अभी यारो रांची वालों के पेपर में देखा गया था, एंड आपका जो ये आपका आया था मुजफ्फरपुर वालों के पेपर में 2019 में आ रखा है, ठीक है। कि झारखंड का शिमला किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या है कि वेयर डज शिमला ऑफ झारखंड गो। तो चलिए सभी बताने की कोशिश कीजिएगा आपके आंसर्स क्या होंगे, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। झारखंड का शिमला कौन सा है, तो चलो सबके आंसर्स यहाँ पे आ गए। तो देखो ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये देखना नेतरहाट को कहते हैं। याद रखिएगा सभी झारखंड का शिमला किसे कहते हैं, तो झारखंड का शिमला जो है नेतरहाट को कहा जाता है, सभी को याद रखिएगा। झारखंड के शिमला के रूप में नेतरहाट को जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या था यहाँ पे आपसे देखो कि झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है।
तो ये चीज जो आपसे यहाँ पूछा गया तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर है ये क्या हो जाएगी, तो याद रखिएगा सभी, ये हो जाएगा देखो यहाँ पे आपका नेतरहाट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है देखो यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ये है देखो कि आनंद भवन स्थित है, वेयर इज आनंद भवन लोकेटेड, इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ, या फिर देखो यहाँ पे आपकी नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट में है देखो आपका यहाँ पे कि आगरा, कहाँ पे जो है देखो आपका यहाँ पे स्थित है, ये जो है आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करनी है कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो चलिए सबको बताइएगा। एक चीज यहाँ पे याद रखना, ठीक है, एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा कि झारखंड का शिमला, ठीक है, ये थोड़ा सा यही मेरे को मिस्टेक लगता है, याद रखना जो झारखंड का जो शिमला है ये नेतरहाट को कंसीडर करते हैं। ठीक है, लेकिन यदि इसके साथ साथ आपका रांची दिया रहे तो आपको फोकस रांची की ओर करना होगा, क्योंकि देखो जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें आपका रांची इन्होंने सही किया हुआ। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो इन्होंने सही किया है वो रांची को किया है, इंडियन आर्मी द्वारा जो सही बताया गया है, तो आपको रांची पे कंसीडर रखना होगा। याद रखिएगा दोनों, अगर झारखंड का शिमला में रांची और नेतरहाट दोनों रहे तो रांची पर कंसीडर कीजिएगा, और यदि केवल नेतरहाट रहेगा तो नेतरहाट पे कंसीडर कीजिएगा। ठीक है, लेकिन यदि आपका नेतरहाट और रांची दोनों तो आपको रांची के साथ ही चलना होगा, क्योंकि यही इसका सही आंसर होगा। जेरूसलम किन लोगों का तीर्थ स्थल है, टू हुम इज जेरूसलम अ प्लेस ऑफ फिल्म्स, ये बतानी है यहाँ पे, ईसाइयों का है, यहूदियों का है, मुस्लिमों का है, या फिर देखो आपका ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे देखो इनमें से सभी का। तो देखिए जो जेरूसलम है ना, इसी को लेकर अभी थोड़ा सा कुछ विवाद चल रहा था आपका इजराइल देश में, तो ये पूछा जा सकता है किस चीज से इसको शामिल कर दिया है। याद रखिएगा जो जेरूसलम है ये देखो आपका सभी का है। ठीक है, तीनों धर्म के लिए स्पेशल माना जाता है, ईसाइयों के लिए भी, यहूदियों के लिए, मुस्लिमों के लिए भी, इन तीनों के लिए जो है जेरूसलम स्पेशल माना जाता है। याद रखिएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि देखो आपका बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, बाल मुरली कृष्णा इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये जो है आपको यहाँ पे बतानी है, सरोद से, सितार से, वायलिन से, या फिर देखो आपके तबला से। तो बाल मुरली कृष्ण जो है, जो बाल मुरली कृष्ण ये देखो आपके वायलिन से संबंधित है, सभी ध्यान में रखिएगा। जो राइट आंसर होगा ये देखो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि देखा होगा कि नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, नौटंकी इज द मेन फोल्क डांस ऑफ ईयर, गुजरात का, बिहार का, बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है ये, उत्तर प्रदेश का, या फिर पश्चिम बंगाल का। तो याद रखिएगा जो नौटंकी है ना ये देखो आपका कहाँ का, तो उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख लोक नृत्य है, सभी को याद रखना। ठीक है, नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, की उत्तर प्रदेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे, राजा राम मोहन रॉय वॉज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज के, ब्रह्म समाज के, या फिर देखो रामकृष्ण समाज के, या फिर देखो यहाँ पे आपका देखो आर्य समाज के। तो याद रखिएगा जो आपके राजा राम मोहन राय जी थे वो किसके, तो वो ब्रह्म समाज के जो है संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि आओ जनजाति संबंधित है, आओ ट्राइब इज रिलेटेड टू मेघालय से, असम से, या फिर देखो आपकी नागालैंड से, या फिर देखो त्रिपुरा से, कहां से जो है देखो आपका आओ जनजाति संबंधित है। तो याद रखिएगा जो आपकी आओ जनजाति है ये देखो कहां से, तो ये आपकी असम से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर है ये क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा देखो आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है देखो यहाँ पे काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, द स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ काजू नट्स, की कौन सा है, केरल है, महाराष्ट्र है, आंध्रा है, या फिर देखो आपकी तमिलनाडु है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा काजू का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो आपका केरला है। ठीक है, केरल जो है ये आपका काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है देखो आपका कि किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है, इन विच स्टेट इज द नेशनल पार्क वैली ऑफ फ्लावर्स लोकेटेड, उत्तराखंड में है, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, या फिर केरल में है, कहां पर जो है देखो आपका राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है। तो याद रखिएगा जो आपकी वैली ऑफ फ्लावर्स है ना ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा, तो सबको याद रखना कि कहां पे, तो ये आपकी उत्तराखंड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, विच कंट्री इज फेमस एज कंट्री ऑफ सनराइज, नॉर्वे है, या फिर देखो आपकी यहाँ पे जापान है, या फिनलैंड है, या फिर देखो ब्रिटेन है। तो सूर्योदय का देश के नाम से किसको जानते हैं, सूर्योदय का देश किसका उपनाम है, तो ये याद रखिएगा ये आपका देखो जापान का उपनाम है। ठीक है, सूर्योदय देश किसको बोलते हैं, तो जापान को बोलते हैं। कि बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है, जो स्टॉक मार्केट से है, बैंकिंग से है, विदेशी मुद्रा रिजर्व से, या फिर देखो आंतरिक व्यापार से। जो बुल एंड बियर शब्दावली है इसका संबंध किससे, स्टॉक मार्केट से, बैंकिंग से, विदेशी मुद्रा रिजर्व से, या फिर देखो आंतरिक व्यापार से। तो याद रखिएगा बुल एंड बियर शब्दावली जो है ना ये देखो आपका स्टॉक मार्केट से संबंधित है। ठीक है, जो बुल एंड बियर आपका शब्दावली की संबंधित है तो ये आपकी स्टॉक मार्केट संबंधित है, सभी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका अब दिया हुआ है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से आपकी देखो साइंस स्टार्ट हो रही है। ठीक है, यहाँ से जो आपकी साइंस स्टार्ट हो रही है, चलिए दिया हुआ है देखो आपका
ऑफ मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टेस्ला है, एम्पियर है, कोबाल्ट है या ओम है, ये जो है आपसे यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, कि चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो याद रखिएगा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की जो यहाँ पे आपका यूनिट है वो क्या है, तो वो देखो आपका टेस्ला है, ठीक है। टेस्ला जो है ये यूनिट होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड का, सभी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है देखो आपका कि कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा तब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता, यह किसका कथन है। अ बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट एंड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, हुज स्टेटमेंट इज दिस, किसका स्टेटमेंट था, ये जो है आपको यहाँ बताना है कि किसने जो है ये कहा था, ये जो है आपसे यहाँ पे पूछा गया। तो याद रखिएगा आप सब देखो कि यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका कि किसने जो है कहा था आपका, तो याद रखिएगा किसने कहा था। तो चलो सबसे आगे, लेकिन यहाँ पे क्लियर करते देखो, ये कहा गया था न्यूटन के द्वारा, ठीक है, न्यूटन के द्वारा ये कहा गया था। न्यूटन ने बताया था कि कोई भी पिंड तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि किस तापमान पर जल का घनत्व तो सबसे होता है। यहाँ पे पूछा गया कि किस तापमान पर जो है यहाँ पे देखो आपका सबसे अधिक होता है, ठीक है, सबको यहाँ पे बताने की कोशिश करना। आपकी राइट आंसर होगा क्या होगी, किस तापमान पर जो जल का घनत्व तो सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो चलिए सबको यहाँ पे बताने की कोशिश करना कि आपकी यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। एट व्हाट टेम्परेचर इज द डेंसिटी ऑफ वाटर ग्रेटर, कितने बोलते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। तो लगभग सभी को पता होगा आंसर क्या होगी। राइट आंसर देखो आपकी 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है, सभी को याद होगा, लगभग 4 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है आपका कि एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है, अ लिक्विड ड्रॉप एज्यूम्स अ स्फेरिकल शेप, किसकी वजह से होती है, यहाँ पे देखो आपका पृष्ठ तनाव के कारण, या फिर देखो आपके श्यानता के कारण, या फिर उधरमुखी प्रवणुत के कारण, या फिर देखो गुरुत्वाकर्षण के कारण, किसकी वजह से जो देखो आपका एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण करता है। तो याद रखिएगा ऐसे तो ये होता है गुरुत्वाकर्षण की वजह से, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है, लेकिन आपका यदि गुरुत्वाकर्षण पृष्ठ तनाव दोनों दिए रहे तो आपको पृष्ठ तनाव की ओर ही कंसीडर करना होगा। ये आप सबको मैंने बताया था, आपकी जब क्लास हुई थी मैराथन क्लास में सबको क्लियर किया था। राइट आंसर देखिएगा सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, याद रखना सभी। अगर दोनों भी, मेन रीजन तो गुरुत्वाकर्षण ही है, लेकिन ये नहीं चलता है, अगर दोनों दिया रहे तो आपको पृष्ठ तनाव के साथ ही जो है कवर अप करना होगा, इसी के साथ जो आपको आगे बढ़ना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ये देखा होगा कि शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव, व्हेन डिटर्जेंट इज एडेड टू प्योर वाटर देन सरफेस टेंशन क्या होती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, अपरिवर्तित रहती है, या फिर देखो आपका यहाँ पे अपरिमित हो जाती है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट को डालते हैं तो क्या होता है, ये जो है आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करनी है। तो याद रखिएगा, देखिए कि जब भी शुद्ध जल में डिटर्जेंट को डाला जाता है ना, तो इसका जो सरफेस टेंशन होता है वो क्या होता है, तो क्या बता रहे हो, बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या होगा, घट जाता है, ठीक है, आंसर बी होगी। आंसर इसका देखो जो राइट है वो बी होगा, ठीक है, घट जाता है। याद रखिएगा सभी, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट को डालिएगा तो इसका जो पृष्ठ तनाव है वो क्या है, इसकी जो डेंसिटी है वो क्या होगी, तो वो घट जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि देखो आपका कि जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं, व्हेन एंड ऑब्जेक्ट कूल्ड इट्स मॉलिक्यूल्स, क्या होती है कि ऊर्जा बढ़ जाएगी, या फिर देखो यहाँ पे जो है कि चाल घट जाएगी, या फिर देखो आपका का द्रव्यमान बढ़ जाता है, या फिर देखो आपकी का भार बढ़ जाता है। क्या होता है यहाँ पे, जब किसी वस्तु को ठंडा करते हैं तो उसके अणुओं के साथ क्या होती है, ये जो है आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करनी है। तो याद रखिएगा, देखिए कि जब भी किसी अणु को ठंडा कीजिएगा ना तो उसकी जो चाल है वो घट जाती है, ठीक है, स्पीड जो है डिक्रीज करने लगती है। राइट आंसर बी होगा, ठीक है। जब गर्म करते हो तो बढ़ता है, ये आप सब जानते हैं, और ठंडा करेंगे तो क्या होगा, घट जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, जस्ट अपोजिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है देखो आपका कि न्यूनतम संभव ताप है, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, कितनी होती है मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, कितनी है यहाँ पे, -273 डिग्री सेल्सियस, -0 डिग्री सेल्सियस, -300 डिग्री सेल्सियस, या फिर देखो आपकी यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस। तो न्यूनतम जो संभव ताप होता है, जो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है वो देखो आपकी माइनस में 273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस होती है। बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है देखो आपका कि एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा क्या होगी, यहाँ पे देखो द एयर इन द रूम व्हेन अ टेबल फैन इज रन इन क्लोज्ड रूम, याद रखिएगा बंद कमरे में चला रहा है, ठीक है, तो क्या होगी, गर्म होगी, ठंडी होगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, देखिए कि किसी भी बंद कमरे में टेबल पंखे को चलाने पर जो कमरे की हवा है वो गर्म होने लगती है, ठीक है, विल बी हॉट। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए बहुत अच्छे, आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि देखो आपका कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थर्मोस्टेट इन रेफ्रिजरेटर, क्या कार्य होती है, ये जो है यहाँ पे आपसे पूछा गया है। जो भी बच्चे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और सभी लोग क्लास को लाइक जरूर कर दे, जितने भी क्लास अटेंड कर रहे हैं सभी लोग क्लास क्वेश्चन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और याद रखिएगा कि संडे को महामैराथन क्लास आ रही है आपकी टॉप 100 मैथ्स के क्वेश्चन की, तो उसको सबको अटेंड कर लेना, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है, तो याद रखिएगा
थर्मोस्टेट का जो कार्य है वो देखो आपका क्या है, तो एक समान तापमान बनाए रखना, ठीक है। जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। एक समान तापमान बनाए रखने का कार्य करता है आपका देखो थर्मोस्टेट, सभी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मेंटेन द सेम टेम्परेचर, राइट आंसर ऑप्शन सी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि दिया हुआ है, देखो कि निम्न द्रवों में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है, साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट अमंग द फॉलोइंग लिक्विड्स। किसमें जो है देखो आपका यहाँ पे ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है, या फिर किस ऑब्जेक्ट में भी बोल सकते हो, स्टील में, वायु में, निर्वात में, या फिर जल में, किसमें जो है देखो आपकी सबसे तेज जो है गति करती है, ये जो है आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करनी है, किसमें सबसे तेज गति करती है आपकी देखो ध्वनि। तो राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा वो आपका स्टील है, इन स्टील। स्टील में जो है देखो आपका कोई भी द्रव सबसे तेज यात्रा करती है, याद रखिएगा राइट आंसर क्या होगी, सबसे तेज ध्वनि किसमें यात्रा करती है, तो वो होता है आपका स्टील। स्टील में जो ध्वनि की यात्रा है, जो स्पीड है, वो सबसे तेज होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है। हाउ लॉन्ग डज द इफेक्ट ऑफ साउंड लास्ट इन द ह्यूमंस ईयर। कितने टाइम रहती है, 1/5 सेकंड के लिए, 1/10 सेकंड के लिए, 1/20 सेकंड के लिए, या फिर देखो 1/10 सेकंड के लिए। तो राइट आंसर क्या है इसका, तो वो देखो 1/10 सेकंड होगा, ठीक है। बहुत अच्छे, सभी ने बिल्कुल सही आंसर बताया है। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है, तो वो 1/10 सेकंड के लिए रहता है, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है देखो आपका कि ध्वनि तरंगों का वह गुण जिससे ध्वनि का तारतम्य निर्धारित होता है, वह है ध्वनि का या की द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड्स वेव्स दैट डिटरमाइंस द पिच ऑफ साउंड्स इज दैट ऑफ साउंड। क्या होती है, आवृत्ति होती है, आयाम होती है, तरंगदैर्घ्य होती है, या फिर तीव्रता होती है, क्या होती है, ये जो है यहाँ पे आपको बतानी है। तो आंसर क्या बता रहे हो, आंसर यहाँ पे आ रही है कि कोई तरंगदैर्घ्य बता रहा है, कोई फ्रीक्वेंसी बता रहा है, कोई तीव्रता बता रहा है, ठीक है। तो आंसर देखिए क्या होगा आपका, तो याद रखिएगा कि जिस पर देखो किसी ध्वनि के तारतम्य का निर्धारण होता है वो आवृत्ति होती है, ठीक है। वो फ्रीक्वेंसी होती है कि किस पर उसका निर्धारण होगा, वो आपकी देखो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। राइट आंसर क्या देना, ए होगा, ठीक है। आवृत्ति होती है जिस पर कि किसी ध्वनि के तारतम्य पिच जो है डिपेंड करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है कि चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग किया जाता है। व्हाट इज यूज्ड टू डू क्यूरिंग टी लीव्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार इनामी ने पूछ रखी है। क्या होते हैं, जीवाणु है, कवक है, विषाणु है, शैवाल है, किसके द्वारा जो है देखो चाय की पत्तियों का क्यूरिंग किया जाता है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। 17 अप्रैल आर्मी परीक्षा के लिए हमारी बिल्कुल नई ई बुक लॉन्च हो चुकी है। एक ई बुक है देखो जो कि जनरल ड्यूटी, मेन मिलिट्री पुलिस और ट्रेड्समैन के लिए है। इसमें आपकी 25 मॉडल टेस्ट पेपर दी हुई है और 10 जो है देखो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर इसमें आपको मिलेंगे। इसकी जो प्राइस है यह देखो 90 रुपये है और स्पेशल ऑफर केवल आपके लिए 25 मार्च तक है, 199 नहीं, मात्र 90 रुपये में देखो 25 मॉडल सेट पेपर हैं और 10 अग्निवीर के ओरिजिनल पेपर हैं, 13 नवंबर वाले और 15 जनवरी वाले। पूरा मैथ रीजनिंग सोल्व किया हुआ है, फुल सॉल्यूशन है हिंदी इंग्लिश में। खरीदने के लिए क्या करना है, तो ये जो नंबर दिख रहा है, ये जो नंबर दिख रहा है आपको, इसी नंबर पर पेमेंट करना है 90 रुपये का, और पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पर सेंड कर देना है, फिर जो है ई बुक है ये आपको मिल जाएगा। इसी के साथ साथ देखो एक और ई बुक है जो कि आपकी अग्निवीर आर्मी, जीडी, वुमेन मिलिट्री पुलिस, ट्रेड्समैन, टेक, नर्सिंग एसिस्टेंट क्लर्क सभी के लिए है। इसमें आपका स्टैटिक जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर सारा चीज़ दिया हुआ है, पूरा का पूरा जीके जीएस दिया हुआ है। इसमें देखो आपके 4000 प्लस क्वेश्चन है और इसको पढ़ लो। जीके जीएस में 30 में से 30 क्वेश्चन बनाओगे जीके जीएस में, और ये वाला जो ई बुक है इसको पढ़ने के बाद 15 में से 15 मैथ के सवाल और 5 में से 5 रीजनिंग के सवाल, टोटल 50 में से 50 सवाल सही करोगे इन दोनों किताबों को पढ़ के। हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, इसको पढ़ लो बस, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2023 में सारा जीके जीएस यहीं से होगा। ये जीके जीएस वाला है देखो आपका 99 रुपये का, 199 का नहीं, ये भी ऑफर चल रहा है, केवल 25 मार्च तक आप खरीदते हैं। तो खरीदने के लिए यही करना है कि इस नंबर पर आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है आपको देखो इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर जो है सेंड कर देना है, और फिर उसके बाद आपको व्हाट्सएप पर ये ई बुक पीडीएफ फॉरवर्ड में सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। देख सकते हो ये वाला जो जीके जीएस वाला ई बुक है, इसमें आपका टोटल ये देखो टॉपिक वाइज क्लास, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, विश्व इतिहास, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, राजनीति शास्त्र, भारतीय अर्थशास्त्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, खेलकूद, भारतीय जनजाति, सारी चीज़ें दी हुई है। पूरा का पूरा कवर आपका किया हुआ है, सारी चीज़ें हैं। तो एक किताब है देखो 90 रुपये का, एक किताब है देखो 99 रुपये का, दोनों को अलग अलग जोड़ोगे तो होगा 189 रुपीज़ होगा आपका। लेकिन अगर साथ में आप सब पेमेंट करते हो तो आपको पेमेंट करना है केवल 160 रुपये का, और आपको ये दोनों किताब मिल जाएगा। अलग अलग देखो हो जाएगा 189, 189, 29 रुपया, करीब करीब 30 रुपया देखो आपका ऐसे बच जाएगा ऑफर में। 25 मार्च तक आपको ये मिलने वाला है। अगर आप 160 का पेमेंट करेंगे तो आपको ये दोनों मिल जाएगा। खरीदने के लिए क्या करना है, तो इसी नंबर पर देखो पेमेंट कर लेना है। पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है आपको इसी नंबर पे सेंड करना है। तो मैं यही बोलूँगा दोनों किताब बाई कर लो 160 रुपये में। 50 में से 50 सवाल जो हो सही करोगे इंडियन आर्मी का पेपर में। तो चलिए मैं क्लियर करता हूँ, देखो आपके आंसर्स क्या होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, देखो आपकी राइट आंसर क्या होगी, तो चाय की पत्तियों की क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है, तो वो देखो आपका जीवाणु है, ठीक है।
चाय की पत्तियों की क्यूरिंग में जो है जीवाणु का प्रयोग होता है, याद रखिएगा बैक्टीरिया का प्रयोग होता है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया की जो है देखो प्रयोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है देखो आपका यहाँ पे कि लौंग है, लौंग क्या है आपका, हैव क्लॉव्स क्या है यहाँ पे, लौंग क्या है आपकी तने की गांठ है, जड़ की गांठें हैं, पत्तियां हैं या सूखे हुए फूल हैं। जो आपके लौंग होते हैं वो क्या है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो लौंग क्या है ये जो है आप सबको यहाँ बताएंगे कि लौंग जो आखिर क्या है बताना। सबको 5 के नाम सबसे पहले लूंगा जो बताएंगे कि लौंग क्या होती है। तो सितारा जी का कहना है डेड फ्लावर्स, ठीक है। टीसी आमी जी का डी, संतोष कुमार जी का बी, संदीप राठौर जी का डी, कपिल बर्फा जी का डी, जूही पांडे जी का डी, प्रशांत कुमार जी का डी। तो चलिए जो राइट आंसर होगा देखो लौंग क्या है, तो लौंग देखो एक सूखा हुआ फूल है, ठीक है। लौंग क्या होता है, तो लौंग जो है ये एक सूखा हुआ फूल होता है, सभी को याद रखिएगा। देखो आपके जो है यहाँ पे 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, जिसमें कि आपके जीके के 15 क्वेश्चन, आपके देखो जीएस के 15 क्वेश्चन हो गए। अब जो हम लोग देखो मैथ्स के 15 क्वेश्चन को करेंगे, मैथ के 15 क्वेश्चन को जब हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। दिया हुआ है देखो यहाँ पे आपका कि यदि सोनू 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक कार में जा रहा है तो सोनू 936 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा, ये जो है आपको यहाँ पे दी हुई है। चलिए बनाते हैं, थोड़ा सा मैं देखो जल्दी निकालने की कोशिश करूंगा, आपसे भी देखते चलना, एक्सप्लेन पूरी की जाएगी जितनी भी एक्सप्लेन हो सकती है। तो चलिए आंसर क्या होगा देखो आपका, तो सबसे पहले देखो आपका मीटर प्रति सेकंड में दिया है, पूछा आपका यहाँ देखो किलोमीटर में, यहाँ घंटे में, तो पूछा किलोमीटर प्रति घंटे में है, क्या करेंगे इसको घंटे में चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसको घंटे में चेंज करो 20 मीटर प्रति सेकंड को, तो कैसे होगा, तो मीटर प्रति सेकंड को आवर में चेंज करने के लिए, किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 देखो कितनी बार में कट होगा, 4 बार में, तो आंसर कितना आया देखो ये, तो ये आ गया देखो आपका 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 72 किलोमीटर प्रति घंटे हो गया। यहाँ पे इसकी चाल पता चल गई और आपको देखो दूरी भी पता चल गई। आपको क्या पूछा, समय पूछा है। समय इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है देखो आपका, समय इक्वल टू फॉर्मूला होता है देखो आपकी दूरी बटा में चाल। ये तो आप सब जानते हैं दूरी कितनी है, तो दूरी देखो आपको यहाँ पे दी हुई है कितना, 936 किलोमीटर, ठीक है। तो 936 हो गया। बाई में आपका देखो चाल, तो चाल कितना है, तो चाल देखो आपको यहाँ पे निकाला आपने भी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 हो गया, ठीक है। अब जब 72 से 936 को कट करोगे तो कितनी टर्म में कट होगा, तो देखो ये कट होगा आपका 13 टर्म में। राइट आंसर कितना आएगा, तो 13 घंटे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। 13 घंटे में जो है वो इतनी दूरी को तय करेगा। सबकी ए आ गई, बहुत अच्छे। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है देखो आपकी कि 2 का पावर 3 इंटू में दिया हुआ है। यहाँ पे देखिएगा अच्छे से क्या है देखो आपका, ये 2 का पावर 3 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर इंटू में देखो यहाँ पे आपका 3 का पावर 5 है, एंड करके देखो आपका 3 का पावर 3 और इंटू में देखो आपका 5 का पावर स्क्वायर है। इसका जो है यहाँ पे देखो आपको निकालना है HCF, ठीक है। HCF आपको बतानी है क्या होगी। तो देखिए कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जो चीज दी है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या दिया हुआ था, 2 का क्यू इंटू में 3 का पावर दिया हुआ था देखो 5, तो इसका मतलब क्या है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, और नेक्स्ट में क्या हो गया देखो आपका, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू में 3 एंड इंटू में 3, 5 3 हो गए। नेक्स्ट आपका क्या है देखो, तो 3 का क्यूब है एंड आपका देखो 5 का स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया देखो आपका, तो 3 इंटू में 3 इंटू में 3, बस को तोड़ के लिख रहा हूं। और नेक्स्ट में क्या आ गया देखो आपका 5 इंटू में 5। तो देखो जो मिलता है वही HCF होता है। तो यहाँ पे देखो इसमें भी 3 तो 3 मिल रहा है, यहाँ पे भी 3 3 मिल रहे हैं, तो इस प्रकार क्या होगी आपकी, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, तो 27, ठीक है। राइट आंसर कितना होगी, कितनी होगी इसकी, तो 27 होगी। हो गया सबका क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है देखो आपका कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपए है तथा लाभ 20% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये जो है आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो चलिए मतलब कि आपको सेलिंग प्राइस बतानी है, SP बतानी है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है देखो, तो आपका फॉर्मूला होता है यहाँ पे देखो क्रय मूल्य इंटू में आपका पहले से मानो 100% उसको 20% का बेनिफिट हुआ, तो अब कितना हो गया, तो ये 120 हो गया और बाई में 100 होता है, ठीक है। परसेंटेज हटाओगे तो क्रय मूल्य कितना है, तो ये देखो आपका 220 है, इंटू में आपका कितना हो गया, तो 120 और बाई में हो गया आपका 100। ये देखो जीरो से जीरो कट गया, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, तो अब क्या इतना बच्चा आपका देखो, तो 22 इंटू में 12 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा देखो यहाँ पे 264, ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छे भी आए, बिल्कुल सी आंसर सभी ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है देखो आपका कि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई जो है 14 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ये जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसे बनाइएगा इसको देखो, तो क्या चीज दिया हुआ है कि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई दे रखी है, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल आपको बोला है, तो चलिए वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो जब विकर्ण की लंबाई दी और आपको देखो वर्ग का क्षेत्रफल बोले निकालने के लिए, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है देखो आपका 1/2 इंटू में डी स्क्वायर, ठीक है। ये जब विकर्ण की लंबाई दिया जाएगा तब ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो 1/2 हो गया इंटू में डी स्क्वायर, मतलब कि कितना, तो 14 का स्क्वायर, ठीक है। 14 का स्क्वायर हो गया ना, कितना आता है देखो 14 का स्क्वायर, तो 1/2 इंटू में आपका कितना आ गया, तो 196, ठीक है। तो जब 2 से 196 को कट करोगे तो कितनी टर्म में कट होगा, तो ये देखो आपका 98 टर्म में कट हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। जिसके भी ए आ रहे हो बिल्कुल सही बता रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि 3, 8, 12, 6, x तथा 7 का औसत जो 16 हो तो x का मान ज्ञात करें। चलो क्या दे रखा है यहाँ पे देखो आपको औसत दे दिया, ठीक है। सबसे पहले आपको देखो औसत मिला हुआ है, औसत कितना है, तो औसत देखो आपका 16 है, ठीक है। औसत इसने 16 कर रखा है। अब उसके बाद आपको क्या बोला है कि औसत कैसे निकालते, तो औसत देखो निकालते हैं दिए गए परिमाण
परिमाणों का योग, मतलब कि 3 प्लस 8 प्लस में हो गया आपका देखो 12 प्लस में 6 प्लस x और प्लस में 7, दिए गए परिमाणों का योग बटा में होता है परिमाणों की कुल संख्या। कितनी संख्या देखो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल संख्या कितने हो गई, तो संख्या हो गई 6, इक्वल टू में कितना आ गया, तो आ गया देखो यहाँ पे आपका 16। यहाँ तक तो क्लियर है। अब जो इनको जोड़िएगा तो देखिए 8 3 11, 11 और 12 कितना आ गया 23 एंड 6 आपके कितने हो गए 29 एंड 7 कितना हो गया, तो यहाँ पे देखो आपका हो गया 36। ठीक है, 36 प्लस में x और 16 को उधर भेज दीजिए, तो 16 इंटू 6 कर दो यहाँ पे, तो कितना आएगा, तो आपका देखो 96 आएगा। ठीक है, अब x इक्वल टू क्या हो गया देखो 96 माइनस में 36 करेगा तो आपके आंसर कितने आएगी, तो आंसर आएगी देखो ऑप्शन नंबर बी 60। ठीक है, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आएगा वो क्या होगा, देखो ऑप्शन नंबर बी 60 होगा। जिसका भी 60 आया बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि देखो आपका कि प्रथम 5 के 4 गुंजों का, प्रथम 5 4 के गुंजों का औसत बतावें। क्या बोला है देखो, इफ द एवरेज ऑफ, ये देखो थोड़ी सी मिस्टेक हुई यहाँ पे, इंग्लिश इसका चेंज नहीं हुआ, इसको माइंड मत करना। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको बताना है देखो प्रथम 5 4 के गुंजों का औसत बताना है क्या होगा। ठीक है, तो प्रथम 5 4 के गुणज बोला है। प्रथम 5 4 के गुणज कौन कौन से होते हैं, देखो आपका 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, नेक्स्ट आपकी 16 हो गई, अगली कौन सी हो गई 20 हो गई, यही होगी ना, इतनी ही होती है। अब देखो जब सेम डिफरेंस, देखो 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस। ठीक है, तो जब सेम डिफरेंस हो तो क्या करते हैं, पहला संख्या प्लस में आखिरी संख्या, तो पहला संख्या प्लस में आखिरी संख्या बटा में होता है 2। कितना आ गया देखो आपका, तो आ गया देखो 24 बटा 2, कट करोगे तो कितनी आएगी, तो आएगी 12। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। जिनका बी आ रहा है वो बिल्कुल सही बता रहे हो, बहुत अच्छे। सितारा काडवामीगल जी, संजय कनेर जी, टीसी समा मिलवर जी, मनोज किस्कू जी, राजू कुमार जी, मोहन चौधरी जी, बिल्कुल सही 12 होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि दिया हुआ है देखो कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इस वृत्त की त्रिज्या की लंबाई बताए। बहुत बड़ा रखा है क्वेश्चन, मोस्टली रिपीटेड रहा इंडियन आर्मी का। क्या दे रखा है देखो, यहाँ पे आपको दे रखा है वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना दिया है, तो दिया है देखो आपका 154। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया देखो आपका 154। अब यहाँ पे कितना हो गया, तो देखो पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू में हो गया आर स्क्वायर इक्वल टू में हो गया 154। आर स्क्वायर इक्वल टू निकालिएगा तो कितना आएगा, देखो आएगा 154 इंटू में ऊपर में 7 चला जाएगा, बाई में 22 आ जाएगा, क्योंकि जस्ट उल्टा हो जाता है बराबर किधर आने पे, तो 22 से देखो 7 टर्म में कट जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू आपका कितना है, तो आया देखो 7 इंटू 7। आर इक्वल टू निकालोगे तो अंडर रूट में होगा देखो आपका 7 इंटू 7, तो आर कितना आ गया, आर आ जाएगा देखो आपका 7। राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर ए। जिसकी भी ए आ रही है वो बिल्कुल सही बता रहे हो। ठीक है, राइट आंसर इसके ऑप्शन ए होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो आपकी कि यदि दो नल के तथा एल किसी टंकी को क्रमशः 3 घंटे 20 घंटे में भर सकते हैं, यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो दोनों टंकी को भरने में कितना समय लेंगे, ये जो है आपको यहाँ पे बतानी है। चलिए कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला सबको पता है। फॉर्मूला क्या हो, देखो आपका a इंटू बी बाई में a प्लस बी, इस पर बना देते हैं। a में मानो यहाँ k वाला रख दो तो कितना हो गया 8 इंटू में l में यहाँ पे जो है आपका b में जो है l वाला रख दो तो 20 हो गया, और बाई में कितना आ गया, तो देखो आपका 8 प्लस 20 हो गया, कितना आ गया देखो ये, तो आएगा देखो यहाँ पे आपका 160, बाई में कितना हो गया, तो बाई में हो जाएगा देखो आपका 28। ठीक है, 28 हो गया। और जब आप 28 से इसको कट करिएगा ना तो ये देखो आपकी 40/7। ठीक है, 40/7 आएगा, 4 से कट करना होगा, 40/7 जिसका राइट आंसर आएगा 40/7 आवर्स। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे देखो आपकी ऑप्शन नंबर बी होगी, 40/7 आवर्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है कि यदि 10,000 की राशि पर साधारण ब्याज पर, यदि 10,000 की राशि साधारण ब्याज पर 15% की वार्षिक दर से कितने वर्षों में 16,000 रुपए हो जाती है, ये जो है आपको यहाँ पे बतानी है। चलिए कैसे निकालिएगा, देखिए सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको क्या मिला, तो आर तो देखो आपको फ्रेशली पता चल रहा है, आर दे रखा है। ठीक है, आर कितना हो गया, तो आर देखो आपका 15% हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में आपका क्या है, देखो यहाँ पे 10,000 की राशि दे रही है, पी कितना हो गया, तो पी देखो आपका 10,000 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो क्या बोला है कि वार्षिक दर में जो कितने की वार्षिक दर से जो कितने वर्षों में 16,000 हो जाएगी, तो इसमें देखो आपका ब्याज भी जुड़ गया, तो सिंपल देखो 16,000 में से जो है आप यहाँ पे 10,000 घटा दो, आपको पता चल जाएगा एसआई कितना है, तो एसआई जो है ये देखो आपका 6,000 है। ठीक है, तो एसआई तो एसआई आपको मिल गया, ये कितना हो गया, तो ये देखो आपका 6,000 6,000 हो गया। ठीक है, कैसे निकाला, तो याद रखिएगा निकालने का जो तरीका है वो सिंपल सा है कि यहाँ पे देखो आपका ये जो बताया है कि 10,000 रुपए की राशि जो है आपकी 15% वार्षिक दर से 16,000 रुपए हो जा रही है साधारण ब्याज जुटने पर, तो कुछ नहीं तो 16,000 रुपए साधारण ब्याज जोड़ के उसमें से जो राशि उसको घटा दीजिए तो मिल जाएगा साधारण ब्याज, ये मिल गया। अब आपको बोला है देखो टी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, देखो आपका तो टी इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपकी देखो 100 इंटू एस आई, बाई में होता है देखो आपका पी इंटू आर, यही फॉर्मूला है ना। तो 100 इंटू में एस आई कितना था, तो एस आई था देखो आपका 6,000। ठीक है, 6,000 था एसआई। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो आपकी कितनी मिली थी, तो आगे देखो आपका जो पी था वो देखो आपका कितना था, तो पी था आपका देखो 10,000। ठीक है, पी था आपका कितना 10,000 और इंटू में आपकी आर कितनी थी, तो ये थी 15। यहां तक क्लियर है सबका। अब देखो कुछ नहीं, ये जीरो से जीरो को सबसे पहले कट करो। ठीक है, यहाँ देखो 3 जीरो से इसके भी 3 जीरो कट हो गया, ये जीरो से ये भी जीरो कट हो गया, ये देखो आपकी जो है यहाँ पे 2 टर्म में कट होगी। ठीक है, उसके बाद ये जो है आपकी 3 टर्म में, 3 से देखो ये आपकी 2 टर्म में, मतलब
कितना आएगा 2 × 2, मतलब कि जो है 4 ईयर्स में जो है आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, क्या होगी तो 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि A/B = 3/4 तथा C/B = यहाँ पे जो आपका है 7/8, तो A/C का मान बताएं। क्या होगा यहाँ पे, ये जो है आपको बताने की कोशिश करनी है। तो देखो क्या दिया हुआ है, A/B = 3/4। ठीक है, A/B दे रखा है आपको, और फिर इंटू में मानो आपका C/B दे रखा है, और आपको बताना है A/C, A/C बताना है। तो देखिए सबसे पहले आपको तो C को नीचे लाना होगा, तभी तो मानो ये A/C होगा ना, और B को ऊपर भेज के B को कट करना होगा, तभी तो जाके आपका A/C आपको मिलेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो जस्ट उल्टा कर देते हैं, आपको पता रखा है क्या हो गया, देखो A/B रहेगा, लेकिन इंटू में जो आपका C/B है ना, इसको जस्ट उल्टा कर दो, इसको लिख दो देखो आप B/C। तो इक्वल टू में क्या हो गया, A/B का वैल्यू कितना है, तो ये देखो है आपका A/B का वैल्यू यहाँ पे देखो 3/4, तो 3/4 हो गया। अब इंटू में आपका क्या रहेगा, तो देखो 7/8, 8 जो है B का वैल्यू था तो B ऊपर चला गया, तो 8 भी ऊपर चला जाएगा, और C का जो वैल्यू था वो 7 था, तो C नीचे है तो 7 भी नीचे आ जाएगा। तो ये देखो 4 से आपका 2 टर्म में कट होगा, और ये B से देखो B कट जाएगा, तो A/C इक्वल टू आपका कितना है, तो आया देखो 6/7। आंसर क्या होगा देखो, तो आपका 6/7। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी राइट आंसर होगी वो देखो 6/7 आनी चाहिए। कितनी आ रही है आप सबकी, 6/7 होती शायद, देख लेना आंसर जो है वो आपकी 6/7 आएगी। ठीक है, आंसर डी होगी शायद आप सबकी, तो आप सब अलग बता रहे हो आंसर, देख लेना यहाँ पे आंसर शायद आप सबकी डी आनी चाहिए थी। ठीक है, 6/7, तो देख लेना आपकी आंसर क्या आ रहे हैं, 6/7 आएगा शायद। इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा, ये आना चाहिए था इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि यहाँ पे देखो आपका क्या दिया हुआ है। देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखो कि 3, 5, 12, 9 तथा 1 का माध्य बतावे। फाइंड द मीन ऑफ, यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो आपका 3, 5, 12, 9 एंड 1। ये जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो मीन कैसे निकालते हैं देखो आपका, तो मीन निकालने का जो तरीका होता है वो होता है देखो आपका दिए गए संख्याओं का योग बटा में संख्याओं की कुल संख्या। सिंपल सी होती है, तो दिए गए संख्याओं का योग कर लीजिए, इनका योग कर लो और बटा में कर लो कुल संख्या। ठीक है, बटा में कुल संख्या तो कितनी है, तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे हो गया, जोड़ोगे तो कितना आएगा देखो 5, 3, 8, और ये कितना हो गया, तो 20 हो गया, 20 और 10 हो गया 30, मतलब कि 30/5। तो आंसर क्या आएगी आपकी देखो, तो आंसर आएगी 6। ऑप्शन नंबर क्या हो गई, तो सी हो गई। ठीक है, तो आंसर क्या आएगी आप सबकी 6 आएगी। चलिए, तो यदि आपको पिछला क्वेश्चन में डाउट हो रहा हो, ठीक है, तो उसको एक बार फिर से बना लीजिएगा, लेकिन आंसर जो है वो आपका इतना ही आएगा, एक बार अच्छे से कर लेना सब कुछ। ठीक है, तो एक बार उसको फिर से बना लेना अगर आप सबसे नहीं हो रहा हो तो, लेकिन देख लीजिएगा आंसर उतना ही आना चाहिए आपका। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है देखो यहाँ पे आपका कि यदि एक घन की भुजा को 10% से बढ़ाया जाता है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो देखो सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन बनाने का जो तरीका होता है वो यही होता है, घन की भुजा को 10% बढ़ा रहा है ना, जितना ही बढ़ा उससे मतलब नहीं है, सिंपल उसको आपको मान लेनी है 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, माना घन की भुजा। ठीक है, क्या करो यहाँ पे आपको देखो होगा माना घन की भुजा। ठीक है, घन की भुजा आप मान लो कितनी है 10। ठीक है, आपने मानो घन की भुजा मान ली 10, हमेशा 10 ही मान के बनानी चाहिए। घन की भुजा आपने 10 मान ली, यहां तक क्लियर है। तो जब देखो घन की भुजा 10 मानोगे तो इसका यहीं से आयतन निकालो, तो घन का आयतन देखो होता है आपका a क्यू, मतलब कि 10 का क्यू, तो 10 का क्यू कितना आ गया, तो ये देखो आपकी हो गई 1000। ठीक है, जो आपने माना है उसके अनुसार 1000 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखो वृद्धि के बाद भुजा बतानी होगी। ठीक है, अब आपको वृद्धि के बाद भुजा के बाद भुजा, ये हो गया। तो कितनी वृद्धि हो रही है देखो, पहले से आपका 10 था, उसमें बोल रहा है कि 10% का वृद्धि हो गया, तो 10 का 10% कितना होता है, तो 1 होता है, मतलब कि कितना की वृद्धि हो, तो 11% हो गया। अब बढ़ के आपका भुजा तो 11 हो गया, तो 11 का यहाँ पे क्यूब निकालो तो कितना हो गया देखो आपका 11 × 11 × 11, ये टोटल निकालेगा तो आपकी आएगी देखो 1331। यहां तक हो गया सबका 1331 आएगा। ठीक है, और जो आपकी देखो 1331 आ गई, तो आप क्या करो आयतन में वृद्धि पता कर लो कितनी की वृद्धि हो रही है। यहाँ पे देखो आप आयतन में वृद्धि निकाल लीजिए, तो आयतन में वृद्धि कैसे निकालेगा, तो ये जो बढ़ा हुआ है 1331 है, इसमें से पुराने वाले को घटा दीजिए, 1000 को घटा दीजिए, आपको पता चलेगा कितना हो गया, तो ये देखो आपका हो गया यहाँ पे 331। ठीक है, मतलब वृद्धि कितनी की हो रही है, तो 331 की हो रही है। यहां तक क्लियर हो गया सबका। अब सिंपल सा निकाल दो देखो आप सब प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि निकालिए, तो कितना था, तो 331 का वृद्धि हुआ था। ठीक है, और नीचे लिख दो जो टोटल जो पहले से था, तो पहले से कितना था, तो वो देखो आपका था 1000, और इंटू में आपको परसेंटेज में बताना है तो गुना में हो जाता है देखो आपका 100। ये देखो जीरो से जीरोस कट गए। ठीक है, कितना आ गया देखो यहाँ पे आपका, तो 33, नीचे एक जीरो है तो ऊपर में पॉइंट में 1 जाएगा, मतलब कि 33.1। राइट आंसर क्या होगा, जिसका जो राइट आंसर है वो देखो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सभी के बी आ रहे होंगे 33.1, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है देखो यहाँ पे होगा कि प्रथम 39 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ये आपसे यहाँ पे पूछा गया फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 39 इवन नंबर्स, 30, 42, 40 या फिर 15 कितनी होगी, ये जो आपको यहाँ बतानी है। क्या दे रखा है देखो आपको कि प्रथम 39 सम संख्याओं का औसत यहाँ पे आपको बतानी है। तो प्रथम 39 सम संख्याएं कौन सी होती है, तो देखो 2 होता है, नेक्स्ट में 4, नेक्स्ट में आपका 6, नेक्स्ट में 8, इसी प्रकार से जो 39 सम संख्या बोलेगा तो लास्ट वाला 78 होगा। ठीक है, 39 × 78 होता है, इतना आ गया।
देखो सेम का डिफरेंस है, +2 का डिफरेंस है, +2 का डिफरेंस है, +2 का डिफरेंस है। तो जब सेम डिफरेंस है तो पहली संख्या और प्लस में आखिरी संख्या, बटा में होता है 2। ठीक है, तो कितना आ गया देखो यहाँ पे आपका 80 बटा में 2 कितना आएगा, तो आएगा 40। ऑप्शन नंबर सी सभी के आगे होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका कि ए का A% इक्वल टू 196 है, तो ए का मान बताएं। क्या दिया हुआ है देखो यहाँ पे आपका, जो चीज दिया पहले उसको देख लेते हैं। दिया हुआ है देखो यहाँ पे आपका कि ए का A%, तो A% मतलब क्या हो गया, A/100 इक्वल टू में कितना आया, तो ये देखो आ गया आपका 196। अब A इंटू ए करोगे तो A² इधर इसको उधर तो कितना आ गया, तो ये देखो आपका 196 हो गया, साथ में 2 जीरोस। अब A इक्वल टू क्या होगा, तो इधर रूट चढ़ा दो, कितना हो गया देखो आपका, तो 196 और 2 जीरोस। तो 196 कितना का स्क्वायर होता है, तो ये देखो आपका स्क्वायर होता है 14 का, और ये 2 जीरो है तो 2 जीरो के लिए 1 जीरो बाहर आएगा, मतलब कि आंसर क्या होगा आपका देखो 140। ऑप्शन नंबर बी। तो 140 आंसर आनी चाहिए, सभी को देख लीजिएगा 140 आएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी होगी। एक बार देख लेना अच्छे से, राइट आंसर 140 होगा, 40 नहीं आएगी, 140 होगी। एक बार ध्यान से देखो 14 कैसे ला रहे हो, 14 कहां से आएगी, 2 जीरोस तो साथ में लगे रखे ना, तो 1 जीरो तो बाहर निकलेगा ही उसका वाला, तो 140 आएगा। देख लेना सब कोई, 14 करो तो 14 कैसे सही होगा, आप सब खुद से देखो, 2 जीरो लगे तो 1 जीरो तो बाहर निकालनी होगी ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है देखो आपका कि 2 - 10 60 डिग्री का मान बताइए। सिंपल से क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है, इसलिए आपको ऑप्शन नहीं दिया है। 5 बच्चों का नाम सबसे पहले लूंगा, जो ये बताएंगे कि 2 - 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 - 10 60 डिग्री। चलिए सबको बताइएगा जरा आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं, सभी को यहाँ पे आंसर जो है अपनी अपनी बतानी है। ठीक है, जल्दी से आंसर बताओ आपके आंसर्स जो है क्या हो रहे हैं। ठीक है, आंसर बताइए जरा आपके आंसर्स क्या हो रहे हैं, सभी की देखनी है मेरे को। तो अंजलि यादव जी का आ रहा है 6 होगा आंसर। चलिए ठीक है, और बताना जरा, और 4 बच्चे और बच्चे में जल्दी से बताओ। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन से मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, तो सभी के नाम देखना चाहूंगा, सभी को बतानी है। अमित यादव जी का है 2√3। ठीक है, तो याद रखें 2 माइनस में देख लेना यहाँ पे। रेखा घांगस जी का कहना है 2 - √3। टीसी शर्मा आमी लवल जी का 6। पंकज ठाकुर जी का पता नहीं। अनिता कुमार जी का 2√3। देखो यहाँ पे जिनका सबसे सही आंसर आया है वो है रेखा घांगस जी। ठीक है, इनका आंसर सबसे सही है। कैसे सही है याद रखिएगा कि 10 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो देखो आपका होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, √3 होता है। ठीक है, 10 60 डिग्री का जो वैल्यू है वो आपका √3 होता है। 2 माइनस में 10 60 बोला है, तो 10 60 की वैल्यू होती है √3, तो आंसर क्या होगी देखो आपकी 2 - √3। ठीक है, ये जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सबसे पहले बताया था रेखा घांगस जी ने, जिनका आंसर सही था 2 - √3 इन्होंने जो है आंसर किया था। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, 2√3 नहीं होगी, 2√3 आंसर नहीं होगी, देख लीजिएगा 2√3 बताने वाले सही नहीं हो। ठीक है, 2√3 इसकी आंसर सही नहीं होगी, 2 - √3 होगी, इसको एक बार वेरीफाई कर लेना, 2 - √3 आपकी आंसर आएगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो गया सबका, तो 2 माइनस दिख रहा है ना, 2 माइनस, तो अच्छे से यहाँ पे देखो आंसर है 2 - √3 होनी चाहिए थी, 2 - √3 आप सबके आंसर आने चाहिए थे। ठीक है, तो चलिए अभी अलग चीज हो गई, अब इसकी बात अलग हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपके 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, 15 जो आपके मैथ्स के क्वेश्चन हो गए, 15 जो है देखो आपके जीके के क्वेश्चन हो गए, 15 जो आपकी देखो जीएस के क्वेश्चन हो गए। चलो थोड़े क्वेश्चन हो चुके, केवल 5 क्वेश्चन और उसको बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है, विषम की पहचान करें, फाइंड द ऑड वन। ऊपर नीचे बड़ा आगे, यहाँ पे आपको विषम बताना है कि विषम जो है कौन सा होगा। ठीक है, विषम क्या होगी, तो सभी लोग क्लास को सेशन को लाइक जरूर कर दे, और जो भी नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए बताइए विषम की पहचान करें, ऊपर नीचे बड़ा आगे क्या होगा। तो यहाँ पे जो देखो आपका विषम है ना, ये क्या है, तो चलो जल्दी से अपने आंसर बताओ, विषम क्या हो रही है। तो आंसर्स क्या आ रहे हैं आप सबके, तो आप सबके जो आंसर्स आ रहे हैं क्या है यहाँ पे, सबसे पहले आपके आंसर देखते हैं। तो आंसर में आप लोग बता रहे हो कि जो राइट आंसर होगी वो है आपकी देखो यहाँ पे सी। ठीक है, आप सबके आंसर्स आ रहे हैं सी, बहुत अच्छे। सी जिनका आप कहना है बिल्कुल सही बता रहे हो, बड़ा। क्यों, क्योंकि ये जो है सैंबल कर रहा है कि आगे जाओ, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, ये अलग चीज है, लेकिन आपकी आकृति बता रही, साइज बता रही है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा सी, बड़ा, ये जो यहाँ पे विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि देखो आपका बैल, गाय, शेर, फिर वॉट, ये जो आपको यहाँ पे दी हुई है, पशु शावक, शेरनी, हिरनी, या फिर ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज, ये जो है आपसे यहाँ पे पूछा गया, सबको बताने की कोशिश कीजिएगा। आपके आंसर जो है यहाँ पे क्या होंगे, सभी जो है अपने आंसर्स यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, तो चलिए आंसर बताइएगा, आपके आंसर जो है यहाँ पे क्या होंगे, बैल, गाय, शेर, फिर वॉट। तो आंसर क्या करो, शेरनी, बहुत इजी क्वेश्चन था, लगभग सभी को पता था। चलिए ठीक है, शेरनी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है, फाइंड द नेक्स्ट वन। अगला पद बताना है कौन सा होगा, ORUXA। चलो अगला पद बताना है यहाँ पे आपकी कौन सी आएगी। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी है, चलो यहाँ पे सबको बताने की कोशिश करना है आपके यहाँ पे राइट आंसर क्या होगी। ठीक है, तो क्या दे रखा है देखो आपका O, फिर नेक्स्ट है R, नेक्स्ट है U, नेक्स्ट X एंड नेक्स्ट वन X। ठीक है, चलिए क्या दे रखा है देखो यहाँ पे आपका O के बाद R चला गया, तो क्या होता है देखो आपका O PQ, दो को छोड़ा है तब जाके R लिखा है। ठीक है, R के बाद क्या होता है यहाँ पे देखो, तो आपका R के बाद ST, तब आता है U। U के बाद क्या होता है आपका देखो, तो U के बाद VW, तब आता है X। X के बाद क्या होता है देखो आपका YZ, तब आता है A, मतलब कि दो दो डिजिट छोड़ के लिख रहा है। तो A के बाद आगे क्या होता है देखो आपका, तो B और C होता है, इसको छोड़ दो, तो आंसर क्या होगा आपका, तो आंसर होगा डी। डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। जिनका भी डी आ रहा है वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगी, तो डी होगी। चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ पे देखो आपका है, फाइंड द नेक्स्ट वन, 4 6 10 12 16 वॉट। आगे बताना है नेक्स्ट वन इसका कौन सा है, 20 है, 16 है, 18 है, या फिर 22 है।
नेक्स्ट वन इसका क्या होगा, ये जो है आप सबको यहाँ बताने की कोशिश करनी है, फाइंड द नेक्स्ट वन, ठीक है। चलिए सबको बताने की कोशिश करना आपके आंसर्स क्या होंगे। देखो क्या है यहाँ पे आपका, तो 4 के बाद 6 मतलब कि +2, 6 के बाद 10 मतलब कि +4, 10 के बाद 12 मतलब कि +2, 12 के बाद 16 मतलब कि +4, तो +2 +4 +2 +4, तो अगले वाले में क्या करेगा, +2 करेगा, तो 16 +2 करोगे तो कितना आएगा, तो आप सबका 18 आना चाहिए। राइट आंसर क्या होगा, तो इसका देखो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपका दिया हुआ है कि फाइंड द ऑड वन, यहाँ पे आपको अलग बताना है कि ऑड वन अलग जो है यहाँ पे कौन सी है, 252, 121, 196, यहाँ पे 256 कौन सी जो है यहाँ पे देखो आपकी ऑड वन है, ये आप सबको यहाँ बताने की कोशिश। चलिए तो लास्ट हो जाएगा आपका अब यहाँ पे, ये जो है आपकी लास्ट है ओवरऑल। सभी बताने की कोशिश करना आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं, तो आंसर क्या करो, सभी आंसर्स करो 252, 252, बिल्कुल सही। कैसे, क्योंकि देखो 250 जो है ये बाकी सब जो वर्ग है, ठीक है, 11 14 बाकी के वर्ग है, यहाँ पे 16 बाकी, ठीक है, लेकिन ये जो है आपका देखो यहाँ पे क्या है, तो ये जो है आपकी एक वर्ग नहीं है, ये जो है आपका स्क्वायर नहीं है। इस पर आपका अलग कौन हो गया, तो अलग हो गया देखो आपका 252, ऑल ऑफ यू। चलिए बहुत सी सभी ने बिल्कुल सी आंसर्स किए हैं यहाँ पे, क्योंकि 252 स्क्वायर नहीं है, बहुत अच्छे। चलिए क्लियर हो गया सभी का। तो सबको बताइएगा कि आज के 50 क्वेश्चन में से आपने कितना स्कोर किया। आज आपके टोटल 50 क्वेश्चन करवाए गए हैं, सभी को बतानी है कि आज के जो 50 क्वेश्चन हुए उसमें से आपने कितने क्वेश्चन जो है यहाँ पे सही किए, ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो चलो आज की क्लास को, आज के सेशन को यहीं पे एंड कर। अगर 17 अप्रैल आर्मी परीक्षा में 50 में से 50 सवाल सही करना चाहते हो तो हमारी बिल्कुल नई ई बुक, 2 ई बुक आ चुकी है। एक है जीडी मेन मिलिट्री पुलिस टेस्टमैन के लिए, इसमें आपके 25 मॉडल टेस्ट पेपर दिए हुए हैं, 10 अग्निवीर ओरिजिनल पेपर दिए हुए हैं, मैथ रीजनिंग पूरा का पूरा सोल्व किया हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ये 25 मॉडल टेस्ट पेपर और 10 अग्निवीर ओरिजिनल पेपर वाला आपको देखो मिल रहा है मात्र 90 रुपए में। खरीदने के लिए क्या करना है, तो ये जो नंबर दिख रहा है आपको, इसी नंबर पर पेमेंट करना है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे भेज देना, फिर ये आपको सेंड कर दिया जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में। अगला जो ई बुक है हमारा, ये है देखो आपका यहाँ पे अग्निवीर आर्मी जीडी मेन मिलिट्री पुलिस टेस्टमैन टेक नर्सिंग एसिस्टेंट क्लर्क का स्टैटिक जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर। 4000 क्वेश्चन है, पूरा का पूरा जीके जीएस का निचोड़ है। इसको पढ़ लो, 30 में से 30 जीके जीएस का सवाल सही करके आओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, इसको पढ़ लो बस। जीके जीएस 2023 में और कहीं से नहीं आएगा, सारा का सारा जीके जीएस यही से होने वाला है। ये है देखो मात्र 99 रुपए का, ये भी आपको मिल रहा है केवल 25 मार्च तक। खरीदने के लिए यही करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से। पेमेंट करने के बाद ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में सेंड कर दिया जाएगा। तो एक है देखो 90 रुपए का, एक है देखो आपका 99 रुपए का, दोनों अलग अलग लोगे। दोनों अगर अलग अलग लेते हो तो आपको हो जाएगा 189 रुपीज, जो कि आपको अगर साथ में लोगे तो इसके जगह 189 की जगह पेमेंट करना है केवल 160 रुपए का। तो अलग अलग होता है देखो 189, 189, साथ में करने पर हो जाएगा 160 का केवल। टोटल आपके करीब करीब 30 रुपए कम हो जा रहे हैं। तो 160 रुपए में आपको ये दोनों किताब मिल रहा है। खरीदने के लिए क्या करना है, तो 160 का पेमेंट कर लेना इसी नंबर पे, और पेमेंट करने के बाद फोन पे, पेटीएम से पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर सेंड कर देना, फिर ये ई बुक आपको सेंड कर दिया जाएगा। इन दोनों किताबों को पढ़ लो, 30 में से 30 जीके जीएस इसमें से हो जाएगा, 15 मैथ और 5 रीजनिंग इसमें से हो जाएगा। टोटल 50 में से 50 सवाल सही करोगे मात्र 160 रुपए का 2 किताब खरीद के। तो सभी लोग जरूर बाई कर लेना। खरीदने के लिए इसी नंबर पर आपको जो है पेमेंट करना है।